नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। और आपको बता दें कि अमित शाह, जिसे देश की राजनीति का चाणक्य भी माना जाता है, लेकिन क्या उनके चक्रव्यूह को भेद पाएगा महागठबंधन? कुमार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम 4 साल 5 साल से देख रहे हैं, जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से सरकार को गिराने और किस तरीके से भाजपा की सरकार बने उस पर ये लोग लगे हुए हैं। और अमित शाह यहाँ है नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि अमित शाह के आंख मुंह कान और अमित शाह के पद चिन्हों पर चलने वाले बीजेपी के सेकंड लाइन के जो नेता हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, वो ऑलरेडी झारखंड में है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। झारखंड संविधान के मुताबिक चलने वाला राज्य है और ये राज्य की अलग अलग खूबियां हैं और अलग अलग रहन सहन के तरीके हैं। एक अकेले भारतीय जनता पार्टी के चाहने से इस राज्य का कुछ बिगड़ नहीं सकता। और जब जब विरोधियों ने इस राज्य को बिगाड़ने की साजिश रची है, उससे ज्यादा ताकत से इस राज्य के नेता उभरे और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो ना जाने कितने ऐसे षड्यंत्रकारियों पे भारी हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम षड्यंत्रों को आप विफल कर देंगे, हेमंत भारी पड़ेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी ने चुनाव की दस्तक के साथ 5 प्रण लिए थे, पंच प्रण। देखिए, प्रण लेना बहुत आसान चीज है और एक तरह से संकल्प पत्र का वो जारी कर रहे हैं। पहले भी संकल्प पत्र लिया गया था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन यही अमित शाह जी जम्मू कश्मीर चुनाव में जाकर भाषण देते हुए नजर आए कि मुहर्रम पे हम 2 गैस सिलेंडर और बकरीद पर हम 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो प्रण ये लेते जरूर है, उसे पूरा नहीं करते हैं। पूरा बस कांग्रेस पार्टी, पूरा बस झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य में सरकार और महागठबंधन की सरकार करती है, जो आज तक करते आई है। चाहे वो कोई भी आप सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण ले लीजिए, कोई भी गवर्नमेंटाइजेशन ले लीजिए, कोई भी नेशनलाइजेशन ले लीजिए, उसका निर्माण कांग्रेस पार्टी का देन है। आप एक गवर्नमेंटाइजेशन न्यू प्रोजेक्ट या न्यू पीएसयू बता दीजिए जिसका निर्माण इनके सरकार के दौरान हुआ। रेलवे कांग्रेस ने कहां से कहां पहुंचाया, एविएशन कांग्रेस ने कहां से कहां पहुंचाया, पीएसयूज कितनी ज्यादा कांग्रेस ने बनाई, कोल इंडिया, डीवीसी, एनटीपीसी, एनबीसीसी, आप देख लें, एम्स, ये सब तो कांग्रेस का था, तभी तो ये आगे लेके चल रहे हैं। इन्होंने कुछ अलग किया हो तो बता दें। लेकिन इस बीच हेमंत विश्व शर्मा वो तो ये कह रहे हैं कि झारखंड में एनडीए की लहर चल रही है और उस लहर में आप साफ हो जाइएगा 23 को। जम्मू कश्मीर में भी बोल रहे थे, क्या हुआ? ये चुनावी भाषण है, उनको भाषण देने दीजिए। हम लोग तो जमीनी हकीकत पर काम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर भाजपा इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती तो दो एक वर्तमान के मुख्यमंत्री, एक पूर्व के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को लाकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में प्रभारी बनाकर बैठाती नहीं। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए तो लाकर बैठाया गया। किस तरह के से आपसी मतभेद को देखा जाए, किस तरीके से दूसरे पार्टी को, नेताओं को तोड़ा जाए, इसीलिए तो ये सब षड्यंत्र वो कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो उनकी ही पार्टी के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता टूटते हुए नजर आ रहे हैं, महागठबंधन में भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर निर्दलीय लड़ते हुए आ रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि लगातार हेमंत विश्व शर्मा उन्हें मनाते हुए नजर आ रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। यही तो बात मैं इसी में एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि जब चंपई सोरेन टूट करके बीजेपी में गए तो ऐसा लगा कि मानो बीजेपी ने एक बड़ा डेंट कर दिया है महागठबंधन में। चुनाव आते आते एक और बड़ी टूट होगी। और लेकिन जैसा मंजूषा ने कहा, चुनाव आते ही बीजेपी में टूट देखने को मिली। देखिए, निश्चित तौर पर मैं तो बता रहा हूँ कि जो बीजेपी परिवारवाद पर निशाना साधती थी, आज उस बीजेपी को परिवार की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं
उनको ये एहसास हो गया कि भैया कैडर जो होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जाता है। किसी व्यक्ति की उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाकर एक विधानसभा तैयार होता है, तब जाकर एक परिवार तैयार होता है। और वही काम हमारे देशम गुरु शिबू सोरेन जी ने किया, वही काम हमारे गांधी परिवार ने किया कि उन्होंने अपना कैडर बनाया और उस आइडियोलॉजी पर बनाया। जो आइडियोलॉजी पर हिंदुस्तान चलती है वो है बाबा साहब की आइडियोलॉजी। और भारतीय जनता पार्टी में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये आइडियोलॉजी बस जाति को जाति से, धर्म को धर्म से और प्रांत को प्रांत से लड़ाना है। और यही कारण है कि आज उनके तमाम नेता उनको छोड़कर हमारे महागठबंधन परिवार में विश्वास रख रहे हैं। और जो वो बात बोलते हैं कि वंशवाद, परिवारवाद, आप देख लें उनका विधानसभा जो टिकट बंटवारा हुआ है, क्या उन्होंने वो हिस्ट्री रिपीट नहीं किया? तो जो दूसरे पर आरोप लगाता है उनको अपने घरों को भी देखना चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा फैक्टर है। और आने वाले समय में आप देखिएगा 23 तारीख को हेमंत सोरेन जी की प्योर मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी आने वाली है और निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोल्हान में क्या किसी तरह का नुकसान पहुंचा है? क्योंकि अभी हम कहा कि चंपई सोरेन को जब वो ले गए अपनी पार्टी में तो एक बड़ा डेंट कर दिया। और कोल्हान में अगर हम पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने खाता भी नहीं खोला था और इस बार अब वहाँ पर वो दावा कर रही है कई सीटों पर। हाँ, उसके पीछे वो वजह, उसके पीछे अनुज जी वो ये दावा कर रहे हैं। हमने इस विषय पर अमरप्रीत सिंह काले जो अब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब बड़े बड़े टावर लग गए हैं कोल्हान में, जो नेटवर्क इशू था उसे दुरुस्त कर लिया हमने। देखिए, मैं भी अमरजीत सिंह जी काले का इंटरव्यू देख रहा था जो आप उनसे ले रहे थे। पहला बात तो आपको ये समझना होगा कि जो कोल्हान में हम सीट जीते थे वो मेहनत चंपई सोरेन जी की नहीं थी। वो मेहनत झारखंड मुक्ति मोर्चा जी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर की थी, इंडिया गठबंधन के अलायंस की थी। और कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन जी का समर्पण था कार्यकर्ताओं के प्रति, जब वो 1.5 साल के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जब वो नेता प्रतिपक्ष बने और जो उन्होंने पूरे झारखंड का दौरा किया और पूरे झारखंड के दौरा में जो लोगों का प्यार, हुजूम जो उनके प्रति उमड़ा, उसका देन था कि कोल्हान में हम बीजेपी को प्रयास कर पाए। और आज हेमंत सोरेन जी ने वो बड़ा दिल दिखाते हुए, जब वो बीजेपी के साजिश के तहत जेल गए, तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सोरेन परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने साक्षात अपने कैडर को सम्मान देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और किसे बनाया? चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये हमें समझना होगा कि कैडर बेस्ड पार्टी में सम्मान भी होता है, प्यार भी होता है और परिवार भी होता है। लेकिन एक इसी से नहीं मंजूषा, एक सवाल इसी से जुड़ा रानू जी, वो ये कि आपके तो जो टावर थे, क्योंकि वो जो एरिया है कोल्हान का वो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे नेटवर्क इशू होती है। क्योंकि अब इसको सियासी रंग पे ले जाते हैं, सियासी पिच पर खेलते हैं, सवाल लेते हैं इस पर। मेरा सीधा सवाल ये है, आपके जो बड़े टावर्स थे वो तो वो ले गए, कहाँ ले गए? अपने पाले में ले गए। अब आप नेटवर्क कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाइएगा? कैसे? दीपक बिरवा जी आज हमारे साथ हैं, नील पूर्ति जी हमारे साथ, दशरथ गोगाई जी हमारे साथ है, समीर मोहंती जी हमारे साथ है, संजीव सरदार जी हमारे साथ। चंपई सोरेन तो नहीं है। चंपई सोरेन नहीं है तो कार्यकर्ता देख भी तो रहे हैं कि चंपई सोरेन ने क्या किया। मैं खुद उस दिन सीएम हाउस में मौजूद था जब मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी का नाम आया और चंपई सोरेन जी भावुक हो गए, रोने लगे कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये हो सकता है। आज मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ तो ये देन हेमंत बाबू का है कि हेमंत बाबू ने मुझे मुख्यमंत्री चुना। और वही चंपई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी के बाहर आने के बाद उनको तकलीफ हो गया। ये वो तो कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासियत खत्म कर रहे हैं। वही आपने कहा कि वो भावुक हुए उस समय। किसने? एक मिनट, वो नहीं देखा, लेकिन दोबारा फिर से वो एक बार भावुक हुए। उन्होंने बकायदा पोस्ट किया और अपने जो भावुक, जो आंसू थे उसको आप लोगों ने उन्हें अपमानित किया कि अपमानित हुआ, मुझे 5 महीने के लिए सिर्फ रखा गया, बीइंग अ सीएम मुझे बहुत सारे ऐसे निर्देशों से हटा दिया गया जहाँ पर मुझे निर्देश देना। देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ कि आदिवासी रहते हुए चंपई सोरेन जी को
इस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आदिवासी को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री बनाया। जी। तो यहाँ पे बात कहाँ हो रही है कि आदिवासी खत्म किया जा रहा है। दूसरी चीज, जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तब तो वो भावुक हो गए कि जी। मुख्यमंत्री बने, नहीं तो चंपाई सोरेन जी तो मंत्री ही थे। जी। हेमंत सोरेन बड़ा भावुक है। हेमंत सोरेन रहते हाँ। तो हेमंत सोरेन चाहते तो बसंत सोरेन जी को भी बना सकते थे, गुरु जी को वापस शपथ दिला सकते थे, कल्पना सोरेन जी को शपथ दिला, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चंपाई सोरेन जी को बनाया। आप खुद समझ सकते हैं कि पहले की जो आंसू थी वो स्वार्थ की थी कि बाद की जो आंसू थी वो स्वार्थ की थी। लेकिन इस बीच अनूप जी को कि अभी हम देख रहे थे कि आप भी पूजा पाठ में काफी ये थे, मंदिर में दर्शन कर रहे थे, माँ का आशीर्वाद ले रहे थे। इस बीच हम देख रहे हैं कि जो चुनावी सभाएं हो रही हैं उसमें आपके कई पुराने मित्र जो है लगातार जो है हाथ उठा करके नारा लगवाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। नारा में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके साथ थे तब ऐसा नारा नहीं लगाते थे, लेकिन आज वो जय श्री राम बोल रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को राम से काफी तकलीफ है। जय श्री राम हमारा हक है, हमारी विचारधारा है, हमारी संस्कृति है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोगों की दूसरी संस्कृति है। उसे कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बताने का काम करेगी कि हमें जय श्री राम का नारा कब लगाना है। को छोड़कर कई और ज्वाइनिंग कर रहे हैं। वहीं ये भी देख रहे हैं, जब आपकी लिस्ट सामने आई तो आपके भी कई कार्यकर्ता उधर शामिल हो रहे हैं। मतलब कार्यकर्ताओं की जो अदला बदली थी वो काफी सहजता से नजर आई, यानी कि ये दिख रहा था कि जो दीवार थी, वो जो बॉर्डर लाइन थी वो काफी नीचे हो गई थी और आराम से लोग बाउंड्री फांद रहे हैं। देखिए, राजनीति दो मुद्दों पर की जाती है। एक राजनीति होती है आइडियोलॉजी की जी। ये और टिकट की एक चीज़ है और क्या? एक राजनीति होती है स्वार्थ की। जी। जो लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और जो लोग आइडियोलॉजी के आधार पर काम करते हैं वो लोग सही में उसी दल में रहकर काम करते हैं। देखिए, आइडियोलॉजी चाहे कांग्रेस की हो, चाहे राजद की हो, चाहे हेमंत सोरेन जी की पार्टी की हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इनकी आइडियोलॉजी सेम है। ये आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी देख लीजिए, वो टोटली अलग आइडियोलॉजी है। तो अगर पार्टी कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना और झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना, ये आइडियोलॉजी देश के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। और अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई छोड़कर जेएमएम कांग्रेस राजद में आता है तो ये देश की आइडियोलॉजी है, जहाँ पे सभी का साथ, सभी का विकास और सबको एक साथ लेकर चलने की बात, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने की बात यही है। और इसी को देखते हुए शायद 2 दिन पहले आपने देखा कि क्रांतिकारी रिजवान जी भी गए। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम झारखंड को खतियान आधारित नियोजन दिलाने की बात कर रहे थे, हम झारखंड को खतियान आधारित स्थानीय नीति दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन हम झारखंड में से अलग जाति, अलग प्रांत के लोगों को भगाने की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की मिट्टी है। और उन्होंने बोला कि मैं खुद माइनॉरिटी से आता हूं और हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान सबका है। तो जब हम एक मजहब की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं तो फिर हम माटी की लड़ाई को लड़कर हिंदुस्तान को बांट कैसे सकते हैं? हिंदुस्तान की तो मिट्टी एक है। इसी मिट्टी में हर राज्य में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ी गई है। पहले हम अंग्रेज को भगा रहे थे, अब हम अपने देशवासियों को भगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अनूप जी, आज 2 इम्पोर्टेंट बयान सामने आए। आपके पुराने मित्र कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अब बीजेपी में चले गए हैं, उन्होंने कहा केंद्र दोनों हाथों से झारखंड को दे रही है और आप लोग जेएमएम कांग्रेस ये इसे लूटने का काम कर रही है। कहाँ दिया केंद्र ने मनीष भाई? आप तो बताएं कि कहाँ दिया? 1,76,000 करोड़ बाकी है कि नहीं बाकी है? आप जिस टेक्नोलॉजी के साथ आज हम इस गाड़ी में घूम रहे हैं और आप मेरा लाइव कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से तो सब चीज पता चल जाता है। आप गूगल में जाके सर्च करें, आप झारखंड सरकार के वेबसाइट पे जाके सर्च करें कि हमारा पैसा बकाया है कि नहीं बकाया है। आप हमारा पैसा हमारे को नहीं दे रहे हैं,
आप प्रधानमंत्री आवास पिछले 2.5 साल से बंद किए हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास जिसका योजना का नाम इंदिरा आवास था, आपने उसे खत्म करके प्रधानमंत्री आवास किया और उसको भी भेजने का बात नहीं कर रहे हैं। आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, आपने उसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया। तो खाली नाम बदलने से योजना का विकास थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए तो आपको समर्पण भाव दिखाना होगा, उसके लिए आपको राज्य सरकार को सपोर्ट करना होगा। आपने तो किया नहीं। लेकिन इस बीच एक और बयान को मैं कोट करना चाहूंगा जो हेमंत सोरेन ने कहा है। वो ये कह रहे हैं, केंद्र सरकार के हाथों में संस्थाएं कठपुतलियां की तरह नाच रही हैं। ये संस्थाएं जब चाहे, जैसा चाहे, जिसे चाहे आदेश सुना दे रही है। खैर कोई बात नहीं, ये संस्थाओं को तो खरीद लेंगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाएंगे? सच्चाई, जन समर्थन कैसे खरीद पाइएगा? आप संस्थाओं को खरीद के किसी के यहाँ भी रेट पड़वा देते हैं, किसी को भी अंदर डाल देते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाला, क्या हुआ? वो ताकत संविधान के मुताबिक मिली हुई है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने हेमंत सोरेन जी को अंदर डाला था तो पहले उनके बारे में सुनवाई होती, उनको आप कटघरे में खड़ा करते, उनके बारे में चार्जशीट दाखिल करते। आदमी मर्डर करने के बाद अरेस्ट होता है कि मर्डर करने का पता आपको चल गया और आप पहले ही अरेस्ट करके भेज दीजिएगा? आदमी पकड़िएगा आप मर्डर करते हुए तब ना, या मर्डर करने जा रहा होगा तब पकड़िएगा। हेमंत सोरेन जी को तो हाई कोर्ट ने भी बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी किया और आपने 5 महीना के लिए उनको जानबूझ के जेल में रखा। तो आखिर ये दुरुपयोग नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? तो आपको लगता है कि हेमंत फिर से आ रहे, क्योंकि जेएमएम तो कह रहा है हेमंत फिर आ रहे हैं? जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। यही चीज उनके लिए काफी है, बोलने की जरूरत नहीं। और निश्चित तौर पर हेमंत दा खुद नहीं आ रहे हैं बल्कि पूरी सरकार को वापस ला रहे हैं। इतनी ताकत के साथ, इतने मुस्तैदी के साथ जो उन्होंने 1 साल की लड़ाई लड़ी है, हम लोग ने देखा है और बहुत कुछ उनसे सीखा भी है। हेमंत दा सही में इतने पेशेंस रखने वाले नेता हैं कि वो बोलकर जवाब नहीं देते, वो काम करके जवाब देते हैं। आज तक राज्य में कोई ऐसी सरकार नहीं बनी थी जिसने झारखंड राज्य के सभी लोगों का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया होगा। अकेले मेरे विधानसभा में आप समझ सकते करीबन 70 करोड़ राशि माफ हुआ है बिजली बिल। 93,000 महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, 72,000 को वृद्ध पेंशन मिल रहा है। आज तक कौन सी ऐसी सरकार थी जो कर पाई? लेकिन आपके विपक्ष के साथियों से जब ये सवाल हम करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने तो 2019 में वादा किया था, सरकार आते ही प्रति महिला को, हर महिला को चूल्हा खर्च के रूप में 2,000 रुपए देंगे। सही बात है। 5 साल तक आपको उनकी याद नहीं आई, सोने की सिक्का देंगे। चुनाव की याद जैसी आहट हुई, आपने 2 महीना पहले 1,000 रुपए देना शुरू कर दिया। सही बात है। 2 महीना पहले नहीं, 3 महीना का दे चुके हैं और 4था महीना का किस्त घुस गई। 4 महीना हो गई। और आपको ये समझना चाहिए कि क्यों, जब झारखंड बना था तो 15,000 करोड़ का बजट था, फिर 38,000 करोड़ हुआ, 40,000 करोड़ हुआ। मेरे पिता ने भी 75,000 करोड़ का बजट पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर। अब झारखंड का बजट क्या है? करीबन आपको 1 लाख पार है। तो आप स्टार्टिंग में सरकार बना के आए, खजाना खाली था, जीएसटी से पूरा पैसा केंद्र सरकार जा रहा था, वो रोक रहे थे, यहाँ पे दे रहे नहीं थे। दूसरा कि जब खजाना खाली था उसी समय कोरोना आया, लेकिन कोरोना में भी हम पीछे नहीं हटे। हमने 2.5 साल कोरोना का मार, 2 साल कोरोना का मार झेला और उसके बाद धीरे धीरे सरकार पोजीशन में आई। तो जब पोजीशन में आई तभी तो देंगे। पर उनका तो कहना है कि कोरोना से झारखंड में तो नहीं आया, पूरे देश में आया। अब तो हमारे पास खजाना था नहीं ना। जीएसटी का पैसा मोदी जी ने हमें दे दिया था क्या? हम तो कोरोना काल में भी जीएसटी का पैसा मांगते रह गए कि केंद्र सरकार से कि हमें पैसा दीजिए। उन्होंने दिया कहाँ? और रह गई बात कि हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हैं कि कांग्रेस के समय में 30,000 करोड़ का लोन था, आज के समय में कितना लोन है? करीबन 85,000 करोड़ का आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया है। तो खाली लोन लेकर हम हिंदुस्तान को गिरफ्त में डाल रहे हैं, तो राज्य को थोड़ी डाल सकते हैं। ये भी हमें समझना चाहिए। इस बीच आपके फॉलोअर जो है वो आपका नाम के साथ मेंशन कर रहे हैं क्योंकि माहौल चुनावी है, तो आपके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, क्योंकि बेरमो में है हम कुमार,
माहौल क्या है यहाँ का? प्रदेश की राजनीति पर तो हम बात करेंगे फिर आगे, यहाँ का माहौल क्या है? देखिए, बताइए। बेरमो एक परिवार है और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रत्याशी के रूप में मेरे खिलाफ में कौन लड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं लोग कि चाचा भतीजा की लड़ाई है। देखिए, मैं तो जब प्रत्याशी हूँ तो ना कोई चाचा है ना कोई भतीजा है। प्रत्याशी होता है, वो भी चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे, जयराम भी चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे, लेकिन मैं चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं अपने पिता के नाम को जीवित रखने के लिए काम करता हूँ, अपने पिता के संस्कार को जीवित रखने के लिए काम करता हूँ। और मेरी लड़ाई सबसे बड़ी वही है कि मैं उस राह से नहीं भटकूं जहाँ पे मेरे पिता का नाम बेरमो की जनताओं के बीच में खराब हो जाए। तो मेरा मुकाबला उससे। आपने तो क्योंकि मुझे याद है कि एक इंटरव्यू हमने किया था कल्पना जी से, तो और यही सवाल उनसे पूछा था सीता सोरेन को लेकर। उनका भी यही कहना था, जो शब्द आपने इस्तेमाल किए कि जब सामने वो प्रत्याशी के रूप में, विपक्ष पार्टी की प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो गई तो वो प्रत्याशी है। क्योंकि सीता सोरेन का जिक्र हो गया तो एक सवाल उनसे भी जुड़ा हुआ ले ही लेते हैं। आपके पार्टी के विधायक इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच जो जुबानी जंग चल रहा है, वो कहाँ तक पहुंचेगा और क्या लग रहा है कि इसकी आंच बाकी प्रत्याशियों पर भी पड़ सकती है? देखिए, मैंने अपने बेरमो विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को प्रेस के माध्यम से ये बात बोली और मैं कोई भी प्रत्याशी हो उनको भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल 20 दिन का होता है। बाद में हम सबको इस हिंदुस्तान में, झारखंड में और इस परिवार में एक दूसरे के साथ रहना और सामने सामने रहना है। सीता सोरेन जी भी इस बात को समझे और इरफान जी भी इस बात को समझे। सब मिलकर एक परिवार। इरफान भाई ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांगने का काम किया, तो सीता भाभी को भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ करना चाहिए। हालांकि मैं जानता नहीं हूँ कि सच्चाई क्या है, जो मीडिया में समक्ष में आ रहा है तो कि किस उद्देश्य से बोला गया, क्या बोला गया, लेकिन कम से कम इरफान जी ने तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ी भाभी को सम्मान देते हुए माफी मांगा। तो मुझे तो यही कहना है कि चुनाव का माहौल 20 दिन का, 20 दिन के बाद सब हम लोग एक परिवार की तरह है, इंसान की तरह है। तो कम से कम नजर से नजर मिला के रहें, कम से कम संबंध से संबंध मिला के रहें। जब एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे का हाल चाल जान पाए, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जब बयानों का जिक्र आपने कर दिया तो इसी पर एक सवाल लेना बेहद जरूरी है कि इरफान अंसारी के मामले में विधानसभा में आपके साथी विधायक भानु प्रताप शाही ने एक पोस्ट किया, कहा सरकार बीजेपी के आते ही पहला जो काम होगा वो इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलाने का होगा। और दूसरा, हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि उन्हें जेल भेजेंगे। तो और नीरा यादव ये कह रही है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इरफान अंसारी जी के पिता वरिष्ठ कांग्रेसी होने के साथ एक वरिष्ठ नेता है और उनके पूर्वजों ने भी झारखंड के प्रति, इस हिंदुस्तान के प्रति आंदोलन किया है। और अगर कोई नेता ऐसा बात बोल रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे भी बीजेपी का तो नारा है, बटोगे तो कटोगे, तो काटने की बात वो किसे कह रहे हैं? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति इस स्तर पर नहीं गिर जानी चाहिए जहां पर लोग वॉयलेंस का उपयोग करने लगे और खुलेआम धमकी कि बुलडोजर चलाएंगे। बस अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा को संवारने के लिए ये धमकी देना मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से सही है। रह गई बात भानु प्रताप शाही जी की, तो मनीष भाई, मैं झारखंड का तो इतिहास नहीं बता पाऊंगा कि झारखंड में भानु प्रताप शाही जी ने झारखंड के लिए क्या किया है, लेकिन मैं अपना इतिहास जरूर बता पाऊंगा कि मेरे पिता ने झारखंड राज्य में अलग होने के लिए बिहार की मंत्रिमंडल को छोड़ा था और झारखंड आए थे। उसी तरह मैं आने वाले सरकार की भविष्य आपको सटीक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना तो गारंटी देता हूं कि कोई जीते या हारे, लेकिन भानु प्रताप शाही जी की हार निश्चित है। उन्हें कोई हारने से बचा नहीं सकता। लेकिन 4 को तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं गढ़वा में। कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, भानु प्रताप शाही नहीं जीते, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ।
नहीं जीतेंगे, कोई भी आ जाए। हम लोग भी झारखंड में दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं और सीटों का गणित हमें भी समझ में आता है। भानु प्रताप शाही तो भारतीय जनता पार्टी में मजबूरी में, वो अपने आप को ईडी से बचाने के लिए मजबूरी में, अपनी संपत्तियों को ईडी से निकालने के लिए मजबूरी में, तो इसलिए उनकी मजबूरी को मैं समझता हूँ। मेरे भगने हैं, मैं उनका मामा हूँ और रिश्ते में मैं उनका मामा लगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि वो गलत आइडियोलॉजी के साथ हैं और गलत लोगों के साथ हैं, और जिसका कारण है कि वो इस बार चुनाव हार रहे हैं। लेकिन इस बीच क्योंकि गृह मंत्री की एंट्री होने जा रही है, 3 चुनावी सभाएं वो करने जा रहे हैं, बीजेपी एक के बाद एक प्रण ले रही है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि बाबुलाल मांझी ने प्रचारकों की बकायदा सूची उन्होंने जारी कर दी है, जिस तरह से हमने बताया कि एक तरह से समझिए कि आपके लिए चक्रव्यूह की तरह वो वहाँ पर जो रचने का काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, कैसे तोड़ेगी इस चक्रव्यूह को? क्या आपके पास भी कोई ऐसे स्टार प्रचारक है, या केंद्र से कोई नेता या मंत्री आएंगे, या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो काबिज नेता और मंत्री और विधायक है उनके बल पर आप जीतेंगे? कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारक का लिस्ट अनाउंस किया है जी, और हेमंत सोरेन जी का भी जहाँ जहाँ प्रोग्राम है उसकी भी सूची बनाई जा रही है, और कल्पना सोरेन जी का भी बनाया जा रहा है, साथ में हमारे तमाम मंत्रीगणों को बनाया जा रहा है, और जो स्टार प्रचारक हैं वो सभी जगह जाएंगे। और रही बात उनकी चक्रव्यूह की, तो हम चक्रव्यूह में फंसी नहीं रह रहे, तो हम चक्रव्यूह तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? चक्रव्यूह में फंसिएगा या घुसिएगा तब ना आप तोड़ने की या निकलने की बात करिएगा। हम चक्रव्यूह में जा ही नहीं रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अपना काम किया, हमारी योजनाओं ने काम किया है, हेमंत सोरेन जी की कर्मठता ने काम किया है, और जो समर्पण इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दिखाया है झारखंड की जनता के प्रति, वो काम करेगी। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि कोई चक्रव्यूह, कोई स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं आने वाला। लेकिन हेमंत तो कह रहे हैं, एक अकेले हेमंत को घेरने के लिए विपक्ष के कई साथी लगातार हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता क्या है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि इकलौता हेमंत सब पर भारी है। हेमंत है तो हिम्मत का नारा हम लोग ने गलत ही नहीं दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 के चुनाव में जो उन्होंने खामियां छोड़ दी थी, जिस तरह की कमी रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए इस बार कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार गठबंधन में वो लड़ रहे हैं, गठबंधन में लड़े, बीजेपी 807 है, भुगता था इस चीज का, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस बार चाहे जो हो, हम बैकफुट पर आए या आंसू बैकफुट पर जाए किसी सीटों को लेकर, लेकिन लड़ेंगे तो गठबंधन में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं जी, कभी आंसू को बोलते हुए आपने सुना? लेकिन वो साथ तो नजर आ रहे हैं, और नजर वो आना, मानते हुए भी नजर आ रहे हैं सीटों की साथ नजर आना, बंटवारे पर साथ नजर आना और चुनाव में साथ देना, दोनों में फर्क है। इसलिए हमें समझना होगा कि दोनों में फर्क है, और जब साथ थे तब उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा है, बेरमो का लड़ा है, दुमका का लड़ा है, मधुपुर का लड़ा है, क्या हुआ? रामगढ़ में बस ममता जी के अंदर जाने पर 10,000 से हम पीछे रह गए। तो साथ रहते हुए भी बाई इलेक्शन हुए। रामगढ़ में तो इस बार फिर से आजसू दावा कर रही है कि हम ही जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो हमने किया है 1.5 साल में, वो बोल रहा है। जो 1.5 साल का काम बोलेगा, आप इतनी वरिष्ठ एंकर हैं, 1.5 साल का काम बोलेगा, 3.5 साल का काम नहीं बोलेगा। उनका वही कहना है, उनकी तरफ से यही कहना है। तो 1.5 साल का काम बोलेगा तो 3.5 साल का भी काम बोलेगा। चलिए एक आखिरी सवाल अनूप जी, वो ये, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर चलने वाली सरकार, अब की बार हेमंत सोरेन की कर्मठता और समर्पण की सरकार, अब की बार हिंदुस्तान को एकजुट रखने की सरकार, अब की बार विरोधियों के खिलाफ हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की सरकार, और अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, अब की बार हेमंत सोरेन की सरकार। चलिए अनूप जी, आपने इतना वक्त दिया और आपने सुना कुमार जयमंगल बेरमो से विधायक, कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, साथ ही साथ हेमंत सोरेन के दिल के काफी करीब। इन सब के बीच कुमार जयमंगल कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी होने जा रही है। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की झारखंड की राजनीति में एंट्री। क्या होगा 23 को पता चलेगा।